दोस्तों आज हम समझने वाले हैं सर्कल। सॉरी, सर्कल तो मैं समझ लिया। आज हम समझने वाले हैं साइलेंडर। ठीक है, ये वाला साइलेंडर। देखो, साइलेंडर मतलब वो साइलेंडर नहीं जो घर पर जिसमें गैस भर के आती है, जिसमें एलपीजी गैस भर के आती है, वो साइलेंडर अलग होता है। जैसे कि ये वाला साइलेंडर होता है घर पर जिसमें गैस भर के आती है, समझ रहे हैं? तो ये वाला साइलेंडर अलग है, ये वाला सिलेंडर अलग है। हम इसको नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं इस तरह के सिलेंडर को, इस तरह का सिलेंडर। ठीक है, और मैं सिलेंडर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। पीछे मैंने इससे पहले मैंने वो समझाया था आपको, सर्कल समझाया था बहुत ही आसान तरीके से। और इस बार मैं आपको ये सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, बेलन समझाने वाला हूँ। वो वाला बेलन नहीं जिससे रोटी बनती है, आप कहीं गलत दिशा में चले जाना। ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं, ये वाला बेलन नहीं, ना तो ये वाला बेलन, ना ये वाला सिलेंडर। इस तरह का सिलेंडर, जिस तरह घर में पाइप होता है ना, पानी वाला पाइप होता है, ठीक है, उस तरह की सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर से संबंधित 3 चीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में। हम पढ़ने वाले हैं साइलेंडर। साइलेंडर बहुत ही आसान तरीके से, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपको लाइफ में कभी दोबारा सिलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या होगा, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ में मैं ये भी समझाऊंगा कि इसके जो फॉर्मूला होते हैं, जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, हर चीज़ समझाऊंगा आपको, केवल रटवाऊंगा नहीं। मान लो कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के बारे में जो एग्जामिनर पूछता है वो क्या पूछता है, एक तो इसकी परिधि पूछता है, परिधि। एक इसका वक्र पृष्ठ पूछता है, एक इसका पूछता है कुल वक्र पृष्ठ, और एक पूछता है आयतन। ये 4 चीज़ एग्जाम में पूछता है। किससे संबंधित? सिलेंडर संबंधित। सिलेंडर मतलब बेलन से संबंधित। इसको हिंदी में बेलन कहते हैं और इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहते हैं। तो 4 चीज़ पूछी जाती हैं, परिधि, वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ और आयतन। ये चारों चीज़ है क्या, पहले वो आप ये समझ लो। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो बेलन क्या होता है, जैसे घर में गोल गोल पाइप होता है, एक पाइप आपने देखा हो अपने घर में, जैसे गोल गोल पाइप जैसा होता है, उसी पाइप का कटा हुआ टुकड़ा मान लो। एक घर में बहुत बड़ा पाइप है, उसका कटा हुआ टुकड़ा मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, परिधि, इसका वक्र पृष्ठ, इसका कुल वक्र पृष्ठ, इसका आयतन। अब परिधि क्या होती है? परिधि, ये जो किनारे देख रहे हो उसके, ये जो किनारे हैं इसके ऊपर वाले, मैं कुछ ऐसा समझा रहा हूँ आपको, एक कागज़ से लेकर समझा रहा हूँ, समझो बात को। मानो ये कागज़ है, माना कि ये हमारे पास ये वाला कागज़ है, ठीक है, ये वाला कागज़ है। ये जो इसके किनारे हैं, ये वाले किनारे, इनसे तो इसका जो, इसको मैं मोड़ दूंगा, कुछ ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे कुछ ऐसे मोड़ दूंगा, ये पाइप जैसा बन गया। अगर मैं इस कागज़ को कुछ ऐसे मोड़ दूं तो ये पाइप जैसा बन गया, कुछ ऐसा, देख रहे हो, बिल्कुल गोल बन गया। तो सिलेंडर मतलब इस तरह का होता है, इस तरह का घर में जो पाइप होता है इस तरह का होता है सिलेंडर। इसके जो ऊपर वाले किनारे हैं, ऊपर वाली जो किनारी है ये वाली, इसे बोलते हैं परिधि। किसकी? बेलन की परिधि। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं वृत्त। ये जो ऊपर वाला हिस्सा गोल है, इसे बोलते हैं वृत्त। कुछ ऐसा देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला, ये कुछ इस तरह का होता है, गोल। और इस गोल के जो किनारे हैं इसे कहते हैं परिधि। ध्यान रखना हर चीज़ को, मैं हर चीज़ को 2-3 बार बताऊंगा जिससे आप भूलो ना। इसे कहते हैं परिधि, ठीक है। ये जो उसके किनारे हैं, ये जो गोल गोल चीज़ है, देखो परिधि क्या है। मान लो कि मैंने माना एक कागज़ है, एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है। माना एक कागज़ है, इसकी ये जो चौड़ाई है कागज़ की, ये है 7 सेंटीमीटर। इसकी ये जो ऊंचाई है कागज़ की, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। माना हमारे पास एक कागज़ है जिसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब क्या किया हमने, इस कागज़ को थोड़ा सा मोड़ दिया। इस कागज़ को कुछ, ये कागज़ है, इस कागज़ को हमने मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद एक बेलन बना दिया। बेलन बना दिया मतलब एक पाइप बना दिया। तो देखो, ये जो उसके किनारे हैं, यही वाली चीज़ है जो इसकी चौड़ाई है कागज़ की। इसी चौड़ाई से इसकी कागज़ की गोलाई बनी है। मतलब ये जो ऊपर ये गोल गोल बना है, ऊपर वाले जो गोल हिस्सा है, ये गोल हिस्सा, ये जो गोल हिस्सा है,
और इस गोल हिस्सा किनारों क्या कहते हैं परिधि। मतलब इसकी जो परिधि, अगर मान लो कोई कागज़ जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है उसको मैं मोड़ के और चिपका के एक गोल गोल पाइप जैसा बना दूं तो उसकी परिधि भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसी 7 सेंटीमीटर को मोड़ के मैंने कागज़ बनाया है। ठीक है, तो ये जो इसकी चौड़ाई है कागज़ की, ये इसकी परिधि में बदल गई, मतलब परिधि के रूप में बदल गई। माना कि मैंने यहाँ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई अगर 14 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको मोड़ दूँ, कागज़ को इस तरह मोड़ दूँ, तब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वही कागज़ है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर थी, उसको मैंने मोड़ के एक पाइप बना दिया, तो उसकी परिधि अभी भी 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई अभी भी 14 सेंटीमीटर है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इस कागज़ को मोड़ दूँ तो इसकी परिधि, जो ऊपर वाला गोल हिस्सा को, ये वाला गोल हिस्सा, इसकी परिधि 7 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कागज़ है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो, ये कागज़ है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इस कागज़ को मोड़ के मैंने गोल गोल एक पाइप बना दिया। पाइप बनाने के बाद इसके जो गोल किनारे हैं, ये वाले जो गोल किनारे हैं, इनकी परिधि, मतलब गोलाई के जो किनारे होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा गोल है, इसे बोलते हैं वृत्त, नीचे वाला हिस्सा गोल है, इसे बोलते हैं वृत्त। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है और ये जो किनारे हैं इसे बोलते हैं परिधि। किनारे इसे बोलते हैं परिधि, इसे बोलते हैं परिधि। ये जो किनारे हैं ये हैं परिधि। ठीक है, अब माना कि ऊपर वाला हिस्सा मैंने ले लिया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मैंने ये यहाँ बना दिया। इसका इसे क्या बोलते हैं? जो बीचों बीच बिंदु होता है इसे कहते हैं केंद्र। ये जो है बीचों बीच वाला बिंदु, इसे कहते हैं केंद्र। इसके किनारों को कहते हैं परिधि। इन किनारों कह रहे परिधि, और जो बीचों बीच में बिंदु है ये वाला बीचों बीच का पॉइंट, इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये नहीं है कि इधर ही, किधर भी नापेंगे अगर हम, तो वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, सॉरी 7 सेंटीमीटर नहीं होगी, गलत बोल दिया मैंने। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी उसे कहते हैं हम त्रिज्या। तो ये जो दूरी है ये वाली, इसे कहेंगे हम त्रिज्या। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अगर कोई वृत्त है उसके किनारों कहते हैं परिधि, उसके बीचों बीच बिंदु कहते हैं केंद्र, और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, क्योंकि इसे परिधि कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। केंद्र यहाँ भी है, परिधि ये भी है, तो चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी इसे कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और रेडियस को जो डिनोट करते हैं, मतलब रेडियस को तो दर्शाते हैं, त्रिज्या को दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं आर से, क्योंकि आर मतलब रेडियस, आर से होता है रेडियस। ठीक है, और रेडियस का ये जो आर है इसलिए बोलते हैं इसको त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को। अब देखो, मैंने आपको समझाया था कि एक कागज़ है, कागज़ को मोड़ के मैंने क्या बना दिया? कागज़ को मोड़ के मैंने ये बेलन बना दिया, सिलेंडर बना दिया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका गोल है, नीचे वाला हिस्सा भी गोल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी किसकी? बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, बेलन में ये क्या है? ये बीचों बीच पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है? जो ऊपर वाला हिस्सा गोल है, ये जो ऊपर का बीच वाला हिस्सा गोल है, बिल्कुल गोल देखो हो नहीं पा रहा है ये, पर समझ लो गोल ही बनेगा। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका, हरामखोर बन जा, देखो थोड़ा मोड़ बना दे रहा हूँ। ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसे कहते हैं त्रिज्या। मैंने बताया था अभी कि जो गोल होता है, गोल में क्या, मैंने भी बताया था कि गोल में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये ऊपर वाला हिस्सा गोल है तो ये केंद्र है, यहाँ से लेकर इसके किनारे हैं परिधि है ये, तो परिधि तक की दूरी इसे कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ये बेलन की त्रिज्या हो गई आर। इसकी ऊंचाई हम कह रहे हैं एच है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है इसकी ऊंचाई, तो हम केवल मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई है एच। ठीक है, इसकी त्रिज्या है आर। अभी मैंने पीछे समझाया था आपको कि अगर किसी वृत्त की ऊपर वाला हिस्सा इसका वृत्त है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है इसका वृत्त है, जो ऊपर वाला पोर्शन है गोल है, गोल वृत्त है। तो जो पीछे वाली क्लास समझाई थी मैंने आपको, जिसमें बताया था वृत्त के बारे में, क्या वृत्त की परिधि बताई थी मैंने, परिधि समझाई थी, और वृत्त का क्षेत्रफल समझाया था। उन दोनों फॉर्मूलों का काम इस बेलन में पड़ने वाला है, क्या, वृत्त की परिधि का और वृत्त के क्षेत्रफल का, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है सिलेंडर का वृत्त होता है। तो आपको वृत्त की परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो पहली वाली क्लास जाकर देख लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। और ये परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² क्यों होता है, πr की घात 3 क्यों नहीं होता, 4 क्यों नहीं होता, 5 क्यों नहीं होता, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। पीछे वाली क्लास जाकर एक बार देख लो, दोनों चीज़ समझा चुका हूँ आपको कि परिधि 2πr क्यों होती है और क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काम आने वाली हैं।
परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप इन चीज़ों को समझ लो, ठीक है। अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ वृत्त के बारे में कोने पर जो हमें काम आने वाली चीज़ें हैं। ये वृत्त है, इसकी परिधि का फॉर्मूला काम आने वाला है। ये क्या होता है 2πr। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये दोनों काम आने वाले हैं। अब देखो कैसे काम आएंगे। सबसे पहले क्या पूछता है, बेलन की परिधि। बेलन की परिधि वही होगी जो ऊपर वाला जो गोला बन रहा है, इसमें जो वृत्त बन रहा है उसकी वृत्त की जो परिधि है वही इसकी परिधि होगी। एक पूछता है इसका वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है कुल वक्र पृष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश में अगर आप एग्जाम देने जाओगे एसएससी का तो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। वक्र पृष्ठ को बोलते हैं लेटरल एरिया। लेटरल एरिया। कुल वक्र पृष्ठ को बोलते हैं टोटल लेटरल एरिया। इसे बोलते हैं लेटरल, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, वक्र पृष्ठ यानी लेटरल एरिया, कुल वक्र पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, और आयतन यानी वॉल्यूम। ये चीज़ बेलन से संबंधित एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं ये परिधि, वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ और आयतन आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। परिधि क्या होती है, परिधि वही होती है जो ऊपर वाले हिस्से से गोल होता है, और जो गोल गोल चीज़ें किनारे होते हैं। मान लो ऊपर वाला हिस्सा इसका गोल है, इस बेलन का, ये जो बेलन है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा गोल है, इस गोल के जो किनारे हैं ये इसकी परिधि है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये पीछे वाली क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है, वृत्त है इसका, ये वृत्त, और इस वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr, जो पीछे हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वक्र पृष्ठ की। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जिस चादर से, मान लो कि ये एक चादर है, एक पाइप है या प्लास्टिक है, कागज़ है, इस कागज़ को मोड़ के मैंने एक पाइप बना दिया, तो जितना कागज़ या जितना प्लास्टिक या जितना लोहे का पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, कागज़ का पाइप है, किसी अन्य चीज़ का पाइप है, तो जितना एरिया ने, जितना कागज़, जितना लोहा उसे बनाने में लगा है, चारों तरफ जो लगा है बनाने में, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये जो देख लो चारों तरफ, ये जो कागज़ इसमें लगा है इसे बनाने में, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब एक किस्म से खाल होता है, एक किस्म से खाल होता है, समझ रहे हो। बक्कर बोलते हैं, बक्कर मतलब एक किस्म से खाल होता है, किसी चारों तरफ लपेट जाने चीज़, ठीक है। तो देखो जो इसे बनाने में जो लगा है, ये जो कागज़ है, ये जो कागज़ का क्षेत्रफल होगा, ये जो कागज़ है ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही होगा वक्र पृष्ठ। वही क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ मतलब है इस कागज़, इस बेलन को बनाने में जो भी चादर लगी है, जो भी कागज़ लगा है, जो भी प्लास्टिक लगा है, जो भी लोहा लगा है, उसका क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ है, समझ रहे हो। वक्र पृष्ठ। अब आता कुल वक्र पृष्ठ। इस वक्त ये पाइप खोखला है तो इसमें केवल वक्र पृष्ठ निकलेगा, कुल वक्र पृष्ठ नहीं निकलेगा। अब पूछे कि कुल वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा। देखो अगर ये पाइप इधर से बंद होता, मतलब ठोस होता, लकड़ी का बना हुआ गोल गोल पाइप होता, और कुछ चीज़ आपने देखा होगा, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बंद होती हैं, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालते, ये वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल निकालते, इसका भी क्षेत्रफल निकालते, प्लस इसका क्षेत्रफल, जो इसे कागज़, चारों तरफ जो कागज़ या प्लास्टिक या लोहा से बनाने में लगा है उसका क्षेत्रफल, उनको जोड़ के इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो ये हो गया कुल वक्र पृष्ठ। एक होता है आयतन। आयतन क्या होता है, मान लो कि मेरे पास पाइप है और जो नीचे से बंद है, इसमें कितना पानी आ जाएगा, इसमें अगर मैं पानी डालूँ तो इसमें कितना पानी आ जाएगा, इसमें कितनी जगह है, कितनी स्पेस है, कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना पानी भरा जा सकता है, या फिर अगर ये ठोस होता तो ये कितनी धातुओं से मिलकर बना है, तो उसे बोलते हैं आयतन। फिर समझो आयतन क्या है, परिधि, ये वाले किनारे इसकी परिधि हैं। वक्र पृष्ठ जो चादर या लोहा या प्लास्टिक इसे बनाने में लगे हैं, चारों तरफ जो है ये, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। एक होता है कुल वक्र पृष्ठ, इसके ऊपर अगर ये बंद होता या ठोस होता तो उसके ऊपर का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल, इसमें नीचे क्षेत्रफल नहीं है क्योंकि खाली है, कोई क्षेत्रफल नहीं है इसमें, तो नीचे का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल, प्लस ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाता है कुल वक्र पृष्ठ। आयतन क्या होता है कि अगर ये एक तरफ से बंद होता है, दोनों तरफ से बंद होता और इसके अंदर में पानी भरता, जैसे कि गिलास होता है, इस टाइप का गिलास देखें आपने, उस गिलास में कितना पानी भरा जा सकता है, वो होता है आयतन। किसका, बेलन का, इंग्लिश में बोलेंगे सिलेंडर का आयतन, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। वक्र पृष्ठ क्या है, इसके चारों तरफ ये जो
कागज़ लगा है इसका क्षेत्रफल कितना है, यही है वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक चीज़ ध्यान से समझ लो। देखो दो तरीके होते हैं निकालने के, प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक बेलन है, खोखला बेलन है, इस तरह का खोखला बेलन है, इस तरह खोखला बेलन। अगर आपने उसको फाड़ दिया, यहाँ से चीर दिया, काट लिया, काटने के बाद उसको कुछ ऐसे फैला लो। प्लास्टिक का तो नहीं फैल पाएगा, कागज़ का है या किसी ऐसी चीज़ का है जो खुल सकता है इस तरह। मैं समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आई चीज़ें, रटनी नहीं है आपको, केवल समझनी है आपको। समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। मान लो एक गोल सिलेंडर है, आपने उसको यहाँ से काट दिया, ये गोल सिलेंडर है, आपने इसको यहाँ से काटा, खोखला है पर ये खोलने के बाद आपने इसको कुछ ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया। तो वक्र पृष्ठ क्या है, यही तो कागज़ है जिससे सिलेंडर बना था। तो मतलब ये है इसी कागज़ का जो क्षेत्रफल होगा, इस कागज़ का जो क्षेत्रफल होगा, इसी कागज़ का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा वक्र पृष्ठ। इससे हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसे। एक होता है बेसिक तरीका, मतलब बेसिक ज्ञान, फॉर्मूला आपको नहीं पता लेकिन बेसिक चीज़ आपको पता है। आपको पता है कि वक्र पृष्ठ बना कैसे, सिलेंडर बना कैसे, बेलन बना कैसे और कितना इसका क्षेत्रफल लगा। तो मानो कि मैंने इस सिलेंडर को यहाँ से काटा, यहाँ से काट दिया, ये कागज़ का बना हुआ है, ये समझ लो फिलहाल ये कागज़ का बना हुआ है और मैंने इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ से अगर मैं काट दूँ इसे तो काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, इसे मैंने काट दिया बीच में से, काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसे मैंने काट दिया, काटने के बाद मैंने उसको ऐसे फैला दिया, इसको कुछ ऐसे फैला दिया। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है इसकी और ये इसकी चौड़ाई है। जो एक कागज़ था जिससे सिलेंडर बना था, इसका क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब है ऐसे, मतलब कि जिससे मिलकर बना है, जितनी चादर जितना कागज़ इसको बनाने में लगा सिलेंडर को, वही वक्र पृष्ठ है। तो देखो इस वक्त देखने में कैसा लग रहा है, इस वक्त देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है आयत। आपने आयत पढ़ा है 5वीं क्लास में, 6वीं या 7वीं क्लास में आपने आयत पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये पढ़ा है आपने। अगर मैं पैमाने से इसकी चौड़ाई नाप लूँ, पैमाना लेके इसकी चौड़ाई नाप लूँ प्लस इसकी ऊंचाई नाप लूँ, तब मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भाई उसका वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला नहीं आता, एग्जाम में आता फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा 2πRh क्यों होता है, 3πRh क्यों नहीं होता, 4πRh क्यों नहीं होता, 6πRh क्यों नहीं होता। कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr²। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फॉर्मूला 2πRh प्लस 2πr² क्यों होता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh क्यों होता है, परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों होता है, वो पिछली क्लास में हम बता चुका हूँ। अब ये बताना रह गया है कि इस वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh क्यों होता है, कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh प्लस 2πr² क्यों होता है। आयतन का फॉर्मूला πr² होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब आयतन का फॉर्मूला πr²h क्यों होता है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको दिमाग खुला रखना है, मेरी बात ध्यान से सुननी और समझ लेनी है। देखो रटने को तो मैं कह दूँ रट लो फॉर्मूले इसके, आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको करने आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अगर भूल गए कि परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, रट लिया आपने, लेकिन आपको पता नहीं क्यों होता है तो आप भूल जाओगे। आपको नहीं पता वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh क्यों होता है तो आप भूल जाओगे। 2πRh प्लस 2πr², ये कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे बना, जिसने भी बनाया होगा उसने यूँ तो नहीं, मतलब जिसने भी फॉर्मूला बनाया होगा उसने ऐसा मतलब आंख बंद करके उसने ये तो नहीं कह दिया को लो 2πRh प्लस 2πr², उसने ये तो नहीं कह दिया, उसने वो तो ये भी कह सकता था कि 3πr² प्लस 3πr²। हम कैसे मानते हैं कि फॉर्मूला सही है गलत है, वो कहने को कह देता है कि 4πRh प्लस 3πr² कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, जो मैंने पहले बताया था 2πRh प्लस 2πr², ये क्यों सही है तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट कर लो, मैं आपको समझाने वाला था। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, ये पीछे वाले क्लास में बता चुका हूँ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh क्यों होता है वो चीज़ मैं बड़े ही आसान तरीके से प्रैक्टिकल के साथ एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। ये कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये क्यों होता है और आयतन का फॉर्मूला ये क्यों होता है, मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। चाहो तो नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और लिख लो। अब मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh क्यों होता है। आओ समझ लेते हैं।
ये चीज़ काम आने वाली है। वृत्त का फॉर्मूला परिधि 2πr, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। 1 मिनट में पानी पी लूँ फिर समझा रहा हूँ। तो चलो अब जान लेते हैं कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, ये जो बेलन होता है इसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh क्यों होता है ये हम जान लेते हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। देखो ये चीज़ देखो मैंने माना कि ये जो सिलेंडर है किसी कागज़ से बनाया है। मैंने माना कि ये कोई कागज़ है, ये वाला कागज़ है। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने माना कि जब मैंने इसको स्केल से नापा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है जब स्केल से नापा तो वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है समझ लेना ध्यान से, बहुत ही आसान है। ये है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो इस वक्त क्या है, ये जो कागज़ है ये आयत के रूप में। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये तो हो गया आयत। एक होता है वर्ग, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती हैं। तो ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये होता है आयत। ठीक है, तो हमें समझना है कि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है यानी जो बेलन होता है, वक्र पृष्ठ होता है क्या, पहले वक्र पृष्ठ को समझ लो ध्यान से। माना कि ये कागज़ है, ये कागज़ है, या फिर मान लो ये लोहे की चादर है, या मैंने माना प्लास्टिक की चादर है। ठीक है, अब मैं इसको मोड़ के, अब इसको मैं मोड़ के ऐसे करके मोड़ के, माना लोहे की चादर है, प्लास्टिक की या कागज़ ही मान लो, इसको मोड़ के मैंने सिलेंडर बना दिया। ठीक है, तो इस कागज़ से ये जो सिलेंडर बना है इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्रफल है, इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्रफल है यही होगा किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता क्या है, वो चादर, लोहे की चादर या प्लास्टिक की चादर जिससे सिलेंडर बना है, जिससे सिलेंडर बना है। या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि अगर मैं किसी सिलेंडर के चारों तरफ कोई कागज़ लपेटूँ या फिर कोई चादर लपेटूँ, कुछ भी लपेटूँ, तो जो जितना लिपट जाएगा इसके चारों तरफ उसका जो क्षेत्रफल होगा वही होगा वक्र पृष्ठ। अब देखो इस कागज़ से ये मेरा ये वाला सिलेंडर बना है, इस कागज़ से मेरा ये वाला सिलेंडर बना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इसका यानी इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। वो क्यों होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से, फिर इसे समझनी जरूरी है, रटनी नहीं समझनी है। ये जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है इसका, ये जो चारों तरफ का क्षेत्र, ये तो बेलन है बन गया इस टाइप का, इस बेलन के जो चारों तरफ का क्षेत्रफल, ये गोल बेलन है, नीचे भी गोल ऊपर भी गोल, हर जगह मोटाई बराबर है, इसके ये जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है ये है वक्र पृष्ठ। अगर इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में यहाँ का क्षेत्रफल मान लो यहाँ से बंद होता तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता, और यहाँ से बंद होता तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये दोनों क्षेत्रफल जोड़ दूँ तो वो बन जाता है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और फिलहाल हम पता करना है कि इसका क्षेत्रफल ये क्यों होता है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब मैं इस कागज़ से ये वाला बेलन बनाऊँगा, इस कागज़ से ये वाला बेलन बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पर ये चौड़ाई है, यहाँ पर तो मैं इसे कह रहा हूँ चौड़ाई, यहाँ पर तो मैं इसे चौड़ाई कह रहा हूँ, इसको मैं चौड़ाई कह रहा हूँ, मैंने माना 5 है। तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है कागज़ की, जब इसको मोड़ के मैं बेलन बना दूंगा तो यही चौड़ाई इसकी परिधि बन जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं कहूँ, जब ये गोल बन गया तो इसे मैं कहूँगा परिधि। बात समझ रहे हो, जब मैं इसको चौड़ाई कह रहा था अब मैं इसको परिधि कह रहा हूँ। तो चौड़ाई मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी, इस कागज़ की जो चौड़ाई थी मैंने माना 5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर जब मैंने इसे मोड़ दिया, गोल हो गया, तब भी तो इसकी जो परिधि है, किनारे हैं, वो जब भी 5 सेंटीमीटर के रहेंगे। इसकी ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर की है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मान लो ये कागज़ है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ के मैंने सिलेंडर बना दिया, तो इसकी ऊंचाई अब भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, या कम या ज़्यादा हो तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल वैसे ही परिधि भी इस वक्त 5 ही होगी यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, जो इस कागज़ का क्षेत्रफल होगा वही इस सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी कागज़ से या फिर इसी लोहे की चादर से या फिर इसी प्लास्टिक की चादर से मैंने इस सिलेंडर को मोड़कर बनाया है। तो देखो ये इस वक्त आयत के रूप में है, आयत के रूप में है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता होगा, कक्षा 5 या 6 में पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, ऊंचाई या फिर लंबाई बोल दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो यहाँ पर लंबाई कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 10 पंजे 50। तो इस कागज़ का जो क्षेत्रफल है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज़ से, मतलब कि मैंने माना इस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज़ से मैंने सिलेंडर बनाया है मोड़कर, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, ये जो कागज़ चारों तरफ है वही तो कागज़ है, जो यहाँ पर कागज़ था जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज़, तो वही कागज़ है, उसी कागज़ से मैंने सिलेंडर बना दिया। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, इसका ये जो वक्र पृष्ठ होगा वो भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसी कागज़ से सिलेंडर बना है मेरा मोड़ के। सिलेंडर क्या होता है, गोल पाइप जैसा सिलेंडर होता है, जो गोल पाइप जैसा दिखता है उसे सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। अब तो तब है जब मैंने नाप लिया। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास नापने के लिए कुछ नहीं होगा, तब क्या होगा, तो देखो यहाँ भी परिधि है और ये ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ पर अगर मुझे वक्र पृष्ठ निकालना है तो परिधि में गुणा कर दूँ ऊंचाई से, जैसे मैंने यहाँ पर गुणा की थी चौड़ाई में लंबाई से, यहाँ पर गुणा कर दूँ परिधि में ऊंचाई से, तो परिधि गुणा ऊंचाई। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, परिधि मेरी 5 है और ऊंचाई 10 है, तो ये हो गया 50। ये किसका है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक टाइम जब ऐसा आएगा जब मेरे पास 5 और 10 नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा वहाँ पर, हो सकता है क्योंकि यहाँ तो मैंने नाप लिया स्केल से, तो मुझे पता लगा ये 10 है और ये 5 है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा हमें नहीं पता होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। उस टाइम पर क्या करेंगे देखो, लेकिन हमें करना क्या उस टाइम पर, हमें तो पता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा इसका वृत्त है, तो वृत्त की परिधि हमें पता है पहले से, जो परिधि होती है वो 2πr होती है, वो 2πr होती है। तो यहाँ पर जब मुझे परिधि की लंबाई नहीं पता तो मैंने कह दिया कि 2πr है। पहले 5 थी तो मैंने 5 मान लिया, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है तो मैंने 2πr कह दिया, 2πr है। इसकी ऊंचाई ये पहले 10 थी, अब मुझे नहीं पता मैंने h कह दिया। तो अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालूंगा तो वही करूँगा, वही फॉर्मूला लगेगा, परिधि में गुणा करूँगा ऊंचाई से, परिधि में गुणा करूँगा ऊंचाई से। परिधि क्या है, वही चौड़ाई जिस कागज से बना है वही परिधि की, वही जब पहले चौड़ाई थी, जब गोल बन गया तो वो परिधि बन गई। तो चौड़ाई में जैसे मैंने ऊंचाई से गुणा की थी, ऊंचाई से लंबाई से गुणा की थी, ऊंचाई बोल दूँ या लंबाई बोल दूँ, तो बिल्कुल वैसे ही ये चौड़ाई यहाँ पर जब मैंने मोड़ दिया ये परिधि बन गई, ऊंचाई बन रही। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई गुणा लंबाई में की थी, यहाँ पर मैं परिधि गुणा ऊंचाई में कर दूंगा। तो मुझे पता है परिधि होती है 2πr गुणा ऊंचाई मैंने मान ली h है, तो ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आएगा 2πrh, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh क्यों होता है। अब आता है कुल वक्र पृष्ठ। कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है वो चीज़ भी समझ लो आप। देखो ये जो कागज़ था इसकी चौड़ाई थी, इसको मोड़ दिया वो परिधि बन गई। मान लो ये कागज़ है, इसको मैं मोड़ दूँ, ऐसे करके मोड़ दूँ, तो ये जो चीज़ है इसे परिधि बन गई। मान लो अगर ये ऐसे 5 है तो अब भी परिधि इसकी 5 होगी, लेकिन परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला निकल गया है मेरा 2πrh, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला निकल गया है मेरा 2πrh। अब आता है कुल वक्र पृष्ठ। तो कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है वो चीज़ भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कुल वक्र पृष्ठ कि कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कुल वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, वो चीज़ वो तो आप समझ गए होंगे। कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है, कुल वक्र पृष्ठ ये होता है कि मान लो कि कोई सिलेंडर है, कोई बेलन है, गोल पाइप है और वो बिल्कुल ठोस है, तो उसके चारों तरफ उसे बनाने में जो कागज़ लगा है उसका क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। प्लस अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इधर भी कागज़ लगा दूँ, इधर भी कागज़ लगा दूँ, तो जो कागज़ ऊपर लगा है, जो कागज़ नीचे लगा है, उसका क्षेत्रफल भी मैं इसमें जोड़ दूँ, तो वो हो गया कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। मुझे पता है ये जो ऊपर वाला हिस्सा ही गोल होता है, गोल होता है, देखो तो ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है, गोल मतलब वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले, जो काम आएगा तो वो होता है πr²। और आपको ये नहीं पता कि πr² क्यों होता है, तो पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है, परिधि 2πr क्यों होती है। तो ध्यान से समझो इन चीज़ों को। देखो परिधि कितनी है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वृत्त है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये वक्र पृष्ठ है। कुल वक्र पृष्ठ में क्या क्या होता है, एक तो इसमें वक्र पृष्ठ होता है ये वाला, प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr², प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, नीचे भी πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई क्या है, पाई का मान 22/7, आर क्या है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब अगर इसका बीचों बीच बिंदु है, यहाँ बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी वो त्रिज्या है, ठीक है। πr² हो गया। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ पहले ही, कितना होता है 2πrh।
प्लस पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ दूँ, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन लूँगा, तब मैं कॉमन लेना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मुझे बता देना, वो भी सिखा दूँगा मैं। तो देखो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बचा ये वाला h प्लस यहाँ पर r की घात 2 है, r की घात 2 का मतलब है इसमें 2 r हैं, तो एक r बाहर निकल गया तो एक r अंदर बचा। ये होता है कुल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सही लगे। अब हम बात करेंगे कि इसका वॉल्यूम, इसका आयतन कितना होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये बेलन है, अब बात करने वाले हैं इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कि मान लो कि आपके पास कोई गिलास है जो इस टाइप का दिखता है, पाइप की तरह दिखता है, जो नीचे से बंद है, पाइप जैसा गिलास है। ठीक है, जैसे कांच के गिलास आते हैं गोल गोल एकदम ऊपर से नीचे के बराबर होते हैं, पाइप कांच वाले गिलास देखें आपने। मान लो कोई आपके पास वो सिलेंडर की तरह ही होता है, वो नीचे से बंद होता है। अगर उसको ऊपर से ही बंद कर दें और उसमें कुछ पानी भरें हम, अगर उसमें कुछ पानी भरें तो जितना पानी उसमें आ जाएगा उसे कहते हैं आयतन, कि इस बर्तन का आयतन इतना है। मान लो कि कोई गिलास है इस तरह का, ये गिलास है आपके पास, इस गिलास में मैंने पानी भर दिया, इस गिलास में मैंने पानी भर दिया फुल ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पानी भर दिया, तो जितना पानी इस गिलास में आएगा उसे कहते हैं इस गिलास का आयतन। या फिर मैं कहूँ तो ये अगर गिलास देखने में बेलन जैसा है, बेलन मतलब जो गोल हो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर मोटाई का हो, गोल हो, ठीक है, पाइप जैसा हो देखने में, तो वो होता है बेलन। जैसे सिलेंडर बोलते हैं, तो इसका आयतन कितना होगा, जितना इसमें पानी आएगा। मान लो इसमें पानी आएगा 500 ग्राम पानी आया, तो इस गिलास का आयतन हो गया 500 ग्राम। अगर इसमें 400 ग्राम पानी आया तो इस गिलास का आयतन हो गया 400 ग्राम। आयतन का गिलास है ये। अगर मान लो कि ये सिलेंडर है, इसे नीचे से बंद कर दूं, ऊपर से बंद कर दूं और इसमें पानी भरूं, मैं इसमें पानी आया 1 लीटर, तो मैं कहूँगा कि इस पाइप का या इस बर्तन का या इस बेलन का जो आयतन है वो 1 लीटर है। ये तो वो हो गया, तब इसमें कुछ अंदर भर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है, जब कभी कभी हमारे पास कोई सिलेंडर होता है, कोई बर्तन होता है, वो बिल्कुल ठोस है, वो बिल्कुल ठोस है। मान लो कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसी टाइप का कोई गिलास है, कांच का कोई गिलास है, लेकिन वो अंदर से खाली नहीं है, बिल्कुल अंदर से ठोस है, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, वो ठोस है। तो ठोस होने पर वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल ठोस है ये। पहले तो क्या था, अंदर से खाली था, अभी अंदर से खाली नहीं है, अभी अंदर से बिल्कुल ठोस है। ठोस होने पर क्या होगा, इसमें जो वजन होगा इसका, मान लो ये वजन इसका 200 ग्राम है, इसका जो वजन है 200 ग्राम है, 200 ग्राम कांच लगा है तो इसका आयतन 200 ग्राम होगा। अगर इसे बनाने में 300 ग्राम कांच लगा है, बिल्कुल ठोस है, और इसे बनाने में 300 ग्राम कांच लगा है, तो इसका आयतन होगा 300 ग्राम। ठीक है, तो आयतन समझ गए क्या चीज़ होती है आयतन। आप समझ लेते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और क्यों होता है। देखो ऊपर वाला ये क्या है, वृत्त है, ऊपर वाला क्या है, वृत्त होता है। और वृत्त का फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला वृत्त है, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान रखी है, पहले से h मान रखी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके वृत्त के क्षेत्रफल, जो इसका जो ऊपर वाला वृत्त है उसकी गुणा इसकी ऊंचाई में कर दूंगा, जो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अगर मैं पाई आर स्क्वायर गुणा इसकी ऊंचाई में कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्र, एक वृत्त देखो 2 वृत्त बनते हैं इसमें, एक नीचे बनता है एक ऊपर बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, कोई सा वृत्त ले लो, ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लो, और गुणा ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई होता है h। तो फॉर्मूला निकल के आता है मेरा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अब क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h, हमने पढ़ा वक्र पृष्ठ, ये कितना था 2 पाई आर h, हमने पढ़ा कुल वक्र पृष्ठ, ये क्या था 2 पाई आर कॉमन था और ब्रैकेट में था r प्लस h। ये था बेलन से संबंधित। एक था परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या था,
2πr। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि पाई का मान कितना होता है 22/7। ये r क्या है, ये जो r है, मान लो कि ऊपर वाला कोई वृत्त है, जैसे कि सिलेंडर है, अगर गोल है, गिलास देखा आपने, गिलास के नीचे वाला पैंदा देखा है, पैंदा बिल्कुल गोल होता है, पैंदा कैसा होता है, गोल होता है, उसका पैंदा जिसे बॉटम बोलते हैं इंग्लिश में, गोल होता है। इसमें जो बीचों बीच में पॉइंट है उससे केंद्र तक, उसके जो किनारा है, उस गिलास का जो किनारा है वहाँ तक की दूरी उसे कहते हैं त्रिज्या। किसी भी गिलास में देख लेना, जो बीचों बीच बिंदु से लेकर उसके केंद्र से लेकर, यहाँ पर दूसरी भाषा में आपको समझाऊँ, मान लो कि मेरे पास ये प्रकार है, देखो मेरे पास ये प्रकार है और मैंने इस प्रकार से, कच्ची पेन तो मेरे पास है नहीं, मैंने इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नाप लिया, मैंने यहाँ लगा के और 10 सेंटीमीटर नाप लिया। 10 सेंटीमीटर नापने के बाद मैंने ऐसे जमा के 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिया। तो उसकी जो त्रिज्या होगी, देखो अगर मैंने 10 सेंटीमीटर कच्ची पेन से नापा है, कच्ची पेन से मैंने 10 सेंटीमीटर नाप लिया स्केल से, तो ये इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब चारों तरफ वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो मैंने ये जहाँ ये मैंने नोक जमाई है वाली, तो वो तो हो गया केंद्र, और जहाँ वो वृत्त कच्ची पेन से घूमी चारों तरफ वो होगी परिधि। तो केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी बनेगी चारों तरफ बराबर बनेगी और उसे कहते हैं त्रिज्या। समझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ये होगी त्रिज्या, और ये इसे कहते हैं परिधि, और इसे बीच वाले बिंदु कहते हैं केंद्र। जैसे केंद्र सरकार होती है ना, ये केंद्र है, ये परिधि है, और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी वो त्रिज्या है। ये चारों तरफ बराबर होती है, क्योंकि आपने जो लंबाई नापी है स्केल से, प्रकार से, वो चारों तरफ एक जैसी बनेगी। कच्ची पेन होती है, आपको करके दिखा देता मैं। पाई का मान 22/7 होता है, क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वाली क्लास में। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, क्यों होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वाली क्लास में। कुल वक्र प्रस्थ का फॉर्मूला ये होता है, क्यों होता है ये बता चुका हूँ अभी मैं 2 मिनट पहले ही। वक्र प्रस्थ का फॉर्मूला 2πr होता है, ये भी आपको समझाता हूँ क्यों होता है। आयतन का फॉर्मूला πr² होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं क्यों होता है। ठीक है, तो अब इससे जो जुड़े हुए सवाल हैं वो हम आने वाली आगे क्लास में करेंगे। तो और कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपके साथ वाले जो पढ़ने में कमज़ोर होंगे, तो उनको ये क्लास शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी समझ में आए आसानी से चीज़ें। पढ़ते तो हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता कि हमें कुछ चीज़ समझ में भी आए, हमें केवल रटवाया जाता है कि ये करके ये पढ़ लो, ये फॉर्मूला रट लो, क्यों होता है कैसे होता है कोई नहीं समझाता। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको समझाया जाए तरीके में, ताकि आप समझो चीज़ों को। अब भूलो ना, आपके दिमाग में इमेज बने, जब भी आप बेलन का सवाल पढ़ो आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि क्यों, कौन सी चीज़ कहाँ है, वरना आप रटते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो देखो तैयारी करने का एक नियम होता है। सबसे पहला नियम है रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन करता है उसके सफल होने के चांस 90% होते हैं, और जो बच्चा रिवीजन नहीं करता उसके सफल होने के चांस कितने, 0%। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको समझा देता हूँ। माना कि कोई बच्चा है, उसने पहले दिन अपनी पढ़ाई शुरू की, पहला दिन है उसका, उसने पढ़ाई शुरू की, उसने दूसरे दिन पढ़ाई की, उसने तीसरे दिन पढ़ाई की, ऐसे पढ़ते हुए उसे 30 दिन हो गए। यह है पहला बच्चा। अब एक दूसरा बच्चा है, उसने पहले दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन पढ़ाई की, पढ़ते हुए उसे 30 दिन हो गए। अब हम डिसाइड करेंगे इनमें से सफल कौन सा होगा। देखो ये पहला बच्चा है, इसने पढ़ाई की, पहले दिन कुछ पढ़ा, अगले दिन उसने फिर कुछ और पढ़ने लगा, लेकिन इसने क्या किया, जो कल पढ़ा था, पहले दिन पढ़ा था, वो दूसरे दिन इसने रिवीजन नहीं किया। अब जब ये तीसरे दिन पढ़ने लगा तो पिछले 2 दिन का इसने रिवीजन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे दिन ये पिछले 2 दिन का भूल चुका है, और केवल तीसरे दिन जो पढ़ रहा है वही उसे याद है। ऐसे करते हुए 30वें दिन में पहुंच गया और पिछले 29 दिन का ये भूल गया। इसे नहीं पता पिछले 29 दिन में इसने क्या पढ़ा था। ये सोच रहा है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं रिवीजन करूँगा। कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब आप रिवीजन करोगे, तब तक आप बिल्कुल शून्य, मतलब पूरी तरह से भूल चुके, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। और एक दूसरा बच्चा समझो, दूसरा बच्चा इसने पहले दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन जब ये पढ़ने लगा तो इसने जो कल पढ़ा था पहले दिन उसका रिवीजन किया, फिर दूसरे दिन इसने पढ़ाई की। जब ये तीसरे दिन पढ़ने लगा तो पहले दिन और दूसरे दिन जो उसने पढ़ा था वो पहले से तीसरे दिन उसका रिवीजन करा, मतलब उसने वो पढ़ा, उसके बाद तीसरे दिन इसने पढ़ाई की। उसी प्रकार 30वें दिन पहले जो इसने 29 दिन पढ़ लिया उसका रिवीजन किया, फिर उसके बाद 30वें दिन इसने पढ़ाई की। तो आप बताओ तैयारी किसकी मजबूत है, क्योंकि ये बच्चा जो 30वें दिन पढ़ रहा था पिछले 29 दिन का भूल चुका था, और ये बच्चा जो 30वें दिन पढ़ रहा था इसे पिछले भी 29 दिन का याद था और 30वें दिन का भी याद ही होगा। तो इसके चांस होने के चांस 100 नहीं 101% हैं, और इसके चांस सफल होने के चांस 0% ही रह गए। अब ये बच्चे देखो, मेहनत ये भी उतनी कर रहा है, ये भी उतनी कर रहा है, ये चांस सफल होगा कभी नहीं होगा, ये सफल होगा, चांस है 101%। तो जो बच्चे
एक बार में ही सफल हो जाते हैं, तो वो इस तरह के बच्चे होते हैं। और जो बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि वो पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं, उन्हें केवल जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करना होता है। देखो, पास होने के लिए कभी आप सिलेबस के पीछे मत भागोगे, मुझे सिलेबस पूरा करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं। आपको क्वालिटी की पढ़ाई करनी है, आपको क्वांटिटी नहीं दिखानी कि मैंने एक किताब पूरी पढ़ ली। आपको मान लो कि आपके पास जीके की एक किताब है और आपने उसमें 100 पेज हैं और आपने 100 नहीं 50 दिन में आपने वो 50 दिन में पढ़ लिए, 50 दिन में आपने 100 पेज पढ़ लिए। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने 50वें दिन तक पिछले 49 दिन का रिवीजन नहीं किया, तो आपने 100 पेज पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा केवल उसी बच्चे